वेलकम टू Zinadu क्लासेस। माई सेल्फ बिंदु शील एंड मेरा नाम सुधांशु शेखर है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कल भी हमने आपके बीच जेई मेन A1 का सोल्यूशन रखा था, स्टेज 1 शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 राइट। आज भी शिफ्ट 1 का हमने अपलोड कर लिया, तुम लोग देख लिए होंगे। अभी शिफ्ट 2 करने जा रहे हैं। एग्जैक्टली। और हम लोग नॉट ओनली आंसर की दे रहे हैं, हम लोग सोल्यूशंस भी दे रहे हैं आपको। तो प्लीज आराम से देखो और एक एक चीज एनालाइज करो। गलतियां अगर हुई सर फिर भी बता दो, ऑल थिंग्स आर बेस्ड अपॉन मेमोरी बेस्ड, जो हमें बच्चे ने दिया। यस, एंड आई रियली वांट टू थैंक्स टू दो स्टूडेंट्स दोज हु हैव मतलब दिमाग में ला के बाहर ला के हमारे पास पुट किया है। इतने सारे डाटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सभी का बच्चे बताने लगे। तो आई रियली थैंक्स टू दो स्टूडेंट्स जो हमें इतना हेल्प किया है। बट फिर भी एज बिकॉज इट इज अ मेमोरी बेस्ड, तो सर हमें लगता है कि थोड़ा बहुत गलत हो भी सकता है कि थोड़े बहुत आंसर ऑप्शंस गलत हो सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जैक्ट ऑप्शंस हमें पता नहीं है। तो वैसे केस में हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि 2 आंसर करेक्ट हो सकता है इसमें। तो वैसे जो भी ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको कभी लगे, तो उसमें जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ जेईई मेंस हैव अ नेचर ऑफ कि ओनली 1 करेक्ट आंसर, तो वैसे ही हम लोग जो सबसे अच्छा आंसर होगा उसका वही हम लोग चूज करेंगे आंसर के। जैसे बच्चे कोई याद रखा है सर, कोई कह रहा है हमें सर इसका वैल्यू था 1.295, कोई कह रहा है नहीं सर 12.95। तो दिस क्रिएट्स अ लिटिल बिट मतलब कंफ्यूजन। तो चलो क्वेश्चन तो एक ही है, मतलब एक डेसिमल शिफ्ट होने से आंसर कभी एक डेसिमल शिफ्ट होगा। बट वी विल बी ट्राइंग टू गिव आवर बेस्ट, मतलब जितना कैलकुलेशन सही कर सकते हैं वो सब हम तुम्हें दिखाएंगे। तो सर शुरू करें? चलिए स्टार्ट करते हैं सर। Oh, the first question, what will be the product from ethylene glycol with oxalic acid? Yeah. अच्छा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला चीज ये है कि सर देखो ये इथिलीन ग्लाइकोल दिया हुआ है, तो इट इज ए अल्कोहल, करेक्ट है ना, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। एंड ऑक्सैलिक एसिड, तो बच्चे सभी जानते हैं अगर अल्कोहल के साथ हम एसिड का रिएक्ट कराएं तो वो हो जाएगा तुम्हारा एस्टर, एस्टरिफिकेशन, राइट, एस्टरिफिकेशन होगा। तो अब ऑक्सैलिक एसिड में 2 COH ग्रुप है, इथिलीन ग्लाइकोल में 2 OH है, राइट। सो लेट मी राइट द इथिलीन ग्लाइकोल जो है हमारे पास, इथिलीन ग्लाइकोल इज CH2OH, CH2OH, ठीक है, दिस इज इथिलीन ग्लाइकोल। और ऑक्सैलिक एसिड है हमारे पास C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, दिस ऑक्सैलिक एसिड। अब अगर इसमें हम देखो पूरा क्वेश्चन हमारे पास नहीं मिला, बट वी नो दैट फॉर एस्टरिफिकेशन हमें क्या देना पड़ता है, तो एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा कैटलिस्ट का काम करता है, उसको देकर अगर हम हीट कर दे तो विल बी गेटिंग एस्टर। तो हम वही करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं H+, दिस इज कैटलिस्ट, ठीक है, हीटिंग एंड हीट देके हम इसको एस्टरिफिकेशन करते हैं, और जो एस्टरिफिकेशन का आंसर आएगा वो ये आएगा। This is the ester formed, which is a cyclic ester. Exactly. जिन बच्चों ने आंसर किया है वो बिल्कुल भी करेक्ट आंसर होगा उनका। बिल्कुल, अगर ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा, सो दिस विल बी द ऑप्शन। सर एक फनी फैक्ट अबाउट इथिलीन ग्लाइकोल, अगर आपको याद हो कि इथिलीन ग्लाइकोल को लोग जनरली पहाड़ों में जब ठंडे कार रेडिएटर डालते हैं, नहीं, इसके साथ साथ चला जाएगा वो सीधा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। एग्जैक्टली। तो हम लोग सोल्यूशन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। हाँ, तो यही वो ऐसा रिएजेंट एजेंट कंपाउंड जो बोलना है बोल सकते हैं आप, जो कि क्या करता है, एंटी रेफ्रिजरेंट की तरह काम करता है, राइट। मतलब पानी को जल्दी फ्रीज होने नहीं देता है, ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन आ जाएगा अगले एग्जाम में, मे बी पॉसिबिलिटीज आर देयर, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुड, चलो सर नेक्स्ट वाला, दिस इज योर आंसर, दिस इज द साइक्लिक एस्टर। व्हिच मॉलिक्यूल डज नॉट हैव द सेम बॉन्ड लेंथ। नाउ आपको पता होगा बच्चों कि बॉन्ड लेंथ अगर सिमिलर किसी के पास नहीं है, इसमें से ये क्वेश्चन है, राइट। तो अगर आपके पास कोई ऐसा हाइब्रिडाइजेशन है, कोई ऐसा ज्योमेट्री है जहां पे कि सारे पोजीशंस इक्विवेलेंट होते हैं, तो वैसे केस में सारे बॉन्ड लेंथ अपन क्या लेते हैं, सेम लेके चलते हैं। जैसे अपन यहाँ पे देखें BF4 माइनस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, राइट। NH3 में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, IF4 माइनस के अंदर क्या हो रहा है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो वैसे केस में अगर मैं यहाँ पे सबके 1-to-1 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करूं, तो आपको वहां पे sp3 मिल रहा है, तो obviously सारे बॉन्ड्स क्या होंगे, इक्विवेलेंट बॉन्ड्स होंगे। अगर मैं यहाँ बात करूं, यहाँ पे भी सारे बॉन्ड्स इक्विवेलेंट होंगे। यहाँ पे क्या होता है कि आयोडीन आपका सेंटर में आता है, और 4 फ्लोरीन जो है बॉन्ड पेयर के तौर पे वो कहाँ पे आते हैं, वो प्लेन में आते हैं। दिस इज स्क्वायर प्लेनर इन नेचर। और उसके बाद जो 2 लोन पेयर है वो ऊपर और नीचे आता है। तो सर इसका शेप स्क्वायर प्लेनर हो गया? बिल्कुल सर, इसका शेप स्क्वायर प्लेन होगा। ज्योमेट्री क्या होगा इसकी, स्क्वायर बाय पिरामिडल। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2। तो वैसे केस में आप देखो ये सारे बॉन्ड्स क्या हैं, यहाँ पर इक्विवेलेंट है। ये पोजीशंस डिसिमिलर होते हैं फ्रॉम दिस पोजीशंस।
So that is why we can say all the bonds are equal. तो ये भी आंसर में नहीं हो सकता है, मतलब ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। लेकिन अगर मैं SF4 की बात करूं तो SF4 में sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, जस्ट बिकॉज आपको पता होगा कि सल्फर जो है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सर एक चीज मुझे लगता है ये वाला वही खेलने वाला चीज के जैसे शेप आता है। एग्जैक्टली मैं आपको वही बताने वाला हूँ। पार्क में अपन जनरली खेलते हैं इसके साथ। तो यहाँ पर क्या होता है कि SF4 में S के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन जो है फ्लोरीन ले लेता है शेयरिंग के थ्रू, शेयरिंग में इन्वॉल्व हो जाता है उसका। 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बच जाता है। और वैसे केस में जो आपके पास जो आपका यहाँ पे शेप आएगा वो जैसा आएगा, आपके पास 5 टोटल हो गए। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की वैल्यू 5 हो गई, बिकॉज ऑफ बॉन्ड पेयर यहाँ पे 4 है, लोन पेयर यहाँ पे 1 है, तो 4 + 1 5 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन करस्पॉन्डिंग होगा sp3d। और वैसे केस में जो पोजीशंस आइडेंटिफाई होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो वो होंगे एक ये पोजीशन, एक ये, एक ऊपर और एक नीचे। यहाँ पे सबसे पहले लोन पेयर जाएगा। अगर आपको एक लोन पेयर तो एक लोन पेयर यहाँ डाल दो, ये ज्यादा सही माना जाता है और होता भी यही सही है। और जो बचे हुए बॉन्ड पेयर्स हैं उनको बचे हुए पोजीशंस पे लगा दो। तो अगर आप देखो तो इसी शेप को हम लोग सीसाओ भी बोलते हैं और पाई भी बोलते हैं। इसको ना ऐसा कर देता हूँ तो हाँ, ऐसा लगे कि बच्चे बैठे हुए हैं। ये देखो। हाँ, और यहाँ पे आपका लोन पेयर आ जाएगा। तो अगर हम लोन पेयर को हटा दे, हाँ, क्योंकि जब हम शेप बोलते हैं तब हम लोन पेयर को हटा के कहते हैं। करेक्ट। तो लोन पेयर को अगर हटा दे तो देखो ये सीसॉ हो। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, अगर मान लो इसका लेंथ LA है और इसका लेंथ LB है, तो हमेशा याद रखना जो एक्सियल पोजीशन के बॉन्ड लेंथ होते हैं वो हमेशा ज्यादा होते हैं इक्वेटोरियल में, इन दिस केस ऑफ sp3d हाइब्रिड। सर मुझे लगता है बच्चे ने ये सही किया है, क्योंकि उसको पता है PCl5 एग्जैक्टली एक कंपाउंड है PCl5 जिसके इक्वेटोरियल एंड एक्सियल बॉन्ड्स हैं। और हम लोग बार बार क्लास में कहते हैं कि एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। एग्जैक्टली। तो इस कंपाउंड में सारे बॉन्ड लेंथ सेम नहीं है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर सर SF। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है, इन व्हिच COH इज प्रेजेंट, COH ग्रुप इज प्रेजेंट, बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बोला है। एग्जैक्टली। एस्पिरिन, एस्कॉर्बिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, पिक्रिक एसिड। अच्छा देखो, सबसे पहले हमने एलिमिनेट कर लेते हैं। आज तक किसी ने बोला है कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर COH ग्रुप नो, तो हम सबसे पहले उसको काट देते हैं ना, हटा ही देते हैं सबसे पहले इसको काट देते हैं, राइट। पिक्रिक एसिड शायद कल के एग्जाम में आया था, इसमें एक नाइट्रेशन करके हमने बोला कि ये पिक्रिक एसिड होगा, ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो पिक्रिक एसिड बच्चे तुम जानते हो इसका नाम एसिड है पिक्रिक एसिड, बट इट डज नॉट कंटेन एनी COH ग्रुप। ये होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो पिक्रिक एसिड जो है, पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर ये है, तो इसमें COH ग्रुप कहीं पे नहीं है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। एग्जैक्टली। और जिन बच्चों ने हमारे सोल्यूशन को देखा होगा उन्हें बिल्कुल याद होगा, और हम ही वो लोग थे जिन्होंने इस सोल्यूशन में इसका नाम तक बताया था। अदरवाइज लोगों ने सीधा आंसर कर दिया था। और ये पिक्रिक एसिड है। एग्जैक्टली। अब आता है एस्पिरिन और एस्कॉर्बिक एसिड, तो ये भी कट गया, रहता है एस्पिरिन और एस्कॉर्बिक एसिड। सी एस्कॉर्बिक एसिड जो है ना, ये है विटामिन सी, विटामिन सी को कहते हैं। तो उसके जो स्ट्रक्चर होता है एस्कॉर्बिक एसिड का, वो ये होता है। इतने डिटेल्स में जाके आपको कहीं भी आंसर नहीं मिलेगा बच्चों। तो अगर आप हमारे इस सेशन को देख रहे हैं तो हो सकता है जिनके एग्जाम कल है उनको भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है इससे। दिस इज एस्कॉर्बिक एसिड, हो सके ये अगला पेपर में भी आए, बिकॉज क्योंकि ये 3 बहुत कॉमन है, एस्पिरिन, सल्फ्यूरिक एसिड, पिक्रिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड सब बच्चे नहीं देख के जाते हैं। Exactly. तो रिमेंबर इट, दिस इज द एस्कॉर्बिक एसिड। इसको विटामिन सी भी कहते हैं, विटामिन सी। तो कहां है, COH नहीं है ना, इसमें भी COH नहीं है, राइट। तो दिस इज एस्कॉर्बिक एसिड व्हिच डज नॉट हैव एनी COH ग्रुप। रह जाता है, मतलब अगर हमको एस्पिरिन का स्ट्रक्चर पता भी नहीं है फिर भी आंसर हो गया। ये तीनों अगर हम जानते हैं तो एस्पिरिन इज द आंसर, बट एस्पिरिन हम जानते हैं एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, राइट। तो नॉर्मल जो हमारे पास सैलिसाइलिक एसिड होता है वो ये है, राइट। दिस इज सैलिसाइलिक एसिड, बट एस्पिरिन इज एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। इसमें हम रिएक्ट कराते हैं CH3COCl and we get COHO COCH3. This is aspirin. So in this compound जो एस्पिरिन है हमें दिख रहा है एक COH ग्रुप। So this is the answer, जहां पे हमारे पास एक COH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है।
सो बच्चों देख सकते हैं आप यहाँ पे आंसर COOH कंटेनिंग था, तो आंसर इज एस्पिरिन। और बच्चों ये सारे स्ट्रक्चर प्लीज दिमाग में रखना, जस्ट बिकॉज ऑफ एग्जामिनर इसके ऊपर क्वेश्चन सेट कर रहा है, तो हो सकता है अगले पेपर अगले शिफ्ट में भी ये सिमिलर क्वेश्चन इसीलिए सर हम लोग इतने डिटेल्स में बता रहे हैं, सारे Exactly. स्ट्रक्चर बता रहा है कि ये हो सके अगले पेपर में आए। यस, चलिए, सो वी हैव द अनदर क्वेश्चन नाउ। Which process is used for purification of India? अगेन इट्स अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, और जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा उन्हें याद होगा। मुझे लगता है इस बार मेटलर्जी काफी इंपॉर्टेंट हो गया है सर। आई मीन हर बार हर शिफ्ट में मैंने देखा एक दो क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल ही होते हैं। जैसे आज सुबह में गिब्स के ऊपर क्वेश्चन था, वो इलेंगियम डायग्राम पूछ रहे थे, वो किसके बीच स्टार्ट होता है। लेकिन उसमें सर वो तो बिना पढ़ के बच्चे कर देगा, सिंपल है। वो भी ठीक नहीं हुआ कि फ्री एनर्जी के साथ टेम्परेचर का रिलेशन हम प्लॉट करते हैं। मैंने क्लास में ऐसे ही सर बोला था कि जो बच्चे ये सोचते हैं, मैंने क्लास में क्लियरली ऐसे ही बोला था कि जो बच्चे ये सोचते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर का तो उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आपको अगर 4 नंबर कहीं से भी मिल रहा है तो आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल वेदर इट इज आयनिक और मेटलर्जी। सो प्लीज बच्चों साइड के चैप्टर्स को छोड़ के ना जाए। खाली 4 नंबर नहीं सर, अगर उसको अटेम्प्ट करके गलत कर दिया हाँ तो फिर -1 भी मिल सकता है। एग्जैक्टली, इसीलिए आपको लगता है आसान है तो हमसे हो ही जाएगा, पर जरूरी नहीं है। फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, तो प्लीज बच्चों याद करके जाएं। चलो सर नेक्स्ट, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ जर्मन सिल्वर? मेजर कंपोनेंट्स ऑफ जर्मन सिल्वर जो होता है ना, ये बड़े एक मतलब मजा की चीज है। नाम सिल्वर है लेकिन सिल्वर बोल के कोई चीज होता नहीं होता। तो जर्मन सिल्वर इज बेसिकली कॉपर, निकल एंड जिंक। जर्मन सिल्वर बनता ही है कॉपर, निकल एंड जिंक, और ये नीचे दिया हुआ है तुम्हारे आंसर्स। कॉपर 50 to 60%, निकल 20 to 30% एंड जिंक शायद सर वो जिंक का वो नहीं हुआ, 10 to 20%। ठीक है, जिंक रिमेन्स 10 to 20%। कल भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन था जो एलॉय के ऊपर ही था, तो आप देख सकते हैं एलॉय वाला सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है इस टाइम। तो जो बच्चे कल देने वाले हैं जेईई, वो प्लीज एक बार एलॉय वाला सेक्शन देख के जाएं। और सारे इंपॉर्टेंट जो नेम फेम वाले एलॉयज हैं उन्हीं के आ रहे हैं। बिल्कुल, तो जो भी आप आसपास सुन रहे हो, गन मेटल या फिर जर्मन सिल्वर, ये बहुत ही कॉमन नेम। गन मेटल भी कल था। हाँ, कल गन मेटल था। Exactly. तो वैसे ही बहुत ही कॉमन नेम्स आ रहे हैं। कोशिश करो कि कॉमन नेम एटलीस्ट जो आपके यूज में है डेली लाइफ में, उसको तो एटलीस्ट देख के एक बार जाए। और ये ना बहुत ही आसान है याद रखना। ट्रांजिशन सीरीज में जब हम याद रखते हैं 21 से 30 तक, तो निकल, कॉपर, जिंक लास्ट के 3 आते हैं। करेक्ट। तो जर्मन सिल्वर हम आसानी से याद रख सकते हैं कि इट डजंट कंटेन एनी सिल्वर बट इट इज मेड अप ऑफ निकल, कॉपर एंड जिंक। बिल्कुल, ओके। नेक्स्ट है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेलोजन। ये बहुत ही मतलब ऐसा बोलूंगा कि हॉट क्वेश्चंस में से एक होता है। जब आप कभी बोलते हैं ना कि हॉट क्वेश्चन सर आप मुझे 5-6 दे दो, तो अगर हम लोग 17 ग्रुप की तरफ मूव करें तो सबसे पहले यही हॉट क्वेश्चन फ्रेम होता है कि क्लोरीन, व्हाई क्लोरीन हैव मोर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देन फ्लोरीन ऑल्दो क्लोरीन इज बिगर इन साइज। एग्जैक्टली, ये यहीं पे बच्चा गलत करते हैं। एग्जैक्टली, फ्लोरीन और क्लोरीन में वो लिख देता है कि फ्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगा क्लोरीन से, लेकिन वो होता नहीं है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ बॉन्ड, आई मीन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। आपको पता होगा जो फ्लोरीन है वो बहुत ही छोटे साइज का है और इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट, सो चार्ज डेंसिटी बहुत हाई हो जाती है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, बॉन्ड थोड़ा बहुत ही दोनों के बीच में छोटा सा आसान हो जाता है, करीब आता है, तो वो रिपेल करना वो फार अवे फ्रॉम ईच अदर। अभी 2 फ्लोरीन है सोचो, और इतने छोटे से साइज में, चिल्लर सी साइज है, और 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑब्वियसली रिपेल करेंगे तो इस कारण से बॉन्ड कंपैरेटिवली क्या होता है, वीक हो जाता है। लेंथ इंक्रीजेस एंड यू नो दैट बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो इसीलिए कभी भी आपको अगर लगता है कि फ्लोरीन छोटा है तो बॉन्ड एनर्जीज की ज्यादा होगी, तो यहाँ पर वो आंसर नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ इवन नॉट इवन हियर, आई वुड से कि इन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरीन, जस्ट बिकॉज ऑफ वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी they have all that particular different kind of properties. इसीलिए तुम देखोगे फ्लोरीन टॉपिक में अलग से पढ़ाया जाता है एनामलस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरीन। करेक्ट, जितने हेलोजन से सबसे हटके ये कुछ और प्रॉपर्टीज दिखाता है। करेक्ट, राइट। तो इसीलिए फ्लोरीन सबसे आगे नहीं है, फ्लोरीन 3rd नंबर पे चला जाता है, इवन ब्रोमीन भी इससे बेटर है। तो आंसर इज Cl2, Br2, F2 एंड I2। और फ्लोरीन और आयोडीन का लगभग सेम है, 4-5 किलोजूल का थोड़ा डिफर करता है, अदरवाइज ये दोनों के exactly. और आपको सर अगर ग्रुप नंबर 17 छोड़ो, पी ब्लॉक के अंदर मेरे कोई बोलेगा ना 5 क्वेश्चन सॉर्ट करके दो, तो मैं उसमें से एक क्वेश्चन ही लूंगा। बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही इसमें है कुछ नहीं, लेकिन गलत होने का चांस है, इसीलिए उठा रहा है। एग्जैक्टली, बच्चों को तो बस ये याद रहता है कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के। बस ये दिमाग में रख लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वही चीज है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो। एग्जैक्टली, चलिए चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे आसान कुछ नहीं आ सकता आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर। आई डोंट थिंक
हाँ ऐसा ही नहीं सुबह था AgCN AgCN का AgCN था सुबह। हाँ तो बहुत ही सिंपल है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जब स्टार्ट ही करते तो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं तो ऑब्वियसली हमें पता है CaOH का होल ट्वाइस को हम लोग क्या करते हैं, ऑब्वियसली हम इसको ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, Ca का 2 प्लस प्लस क्या 2OH माइनस एक्वस, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो अगर हमने इसकी सॉल्युबिलिटी S मान रखी है तो यहाँ भी ले लेंगे अपन 2S। और हमें पता है जो यहाँ पर KSP डिफाइंड होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दैट इज इक्वल टू नथिंग बट KSP इज इक्वल टू, ये सॉलिड स्टेट में है, इज इक्वल टू 2S का होल स्क्वायर इनटू H, राइट। और डिवाइड बाय सॉलिड का तो अपन 1 लेके चल जाते तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसका। उसके आगे सर एक दिखा देते हैं बच्चे को, थोड़ा अगर कंफ्यूजन होता है तो KSP इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ca2 प्लस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस स्क्वायर। तो अगर सर ने लिया था S और 2S तो यहाँ पे पुट करो S2 स्क्वायर, और ये जो सर ने डायरेक्ट लिखा है तो ये 4S क्यूब हो जाएगा। 4S क्यूब को जब इक्वेट करेंगे इसके KSP से तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ S, राइट। ये क्वेश्चन था। क्या इसका वैल्यू जो है अराउंड 1.1 10 की पावर माइनस 2 के आसपास। So 4S cube equal to 5.5. So this comes out to be 5.5 into 10 to the power minus 6. Solve it out, you will be getting S. That is the solubility of the solid. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। आप मतलब ये तो वन वर्ड अभी नहीं है मुझे लगता है। जिन्होंने स्टार्ट किया होगा सॉल्युबिलिटी उनको भी आता होगा ये। अरे ये मुझे लगता है सर एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन होगा। एग्जैक्टली। और हमने क्या क्या करा रखे। चलिए ओके, IUPAC नोमेनक्लेचर, ये ना दिखने में आसान लग रहा है लेकिन थोड़ा बहुत गलत हो सकता है। इसमें ऑप्शंस हमारे पास आए नहीं, बच्चे ने बता नहीं पाया ऑप्शंस, बट इससे नेमिंग हम कर देंगे जरूर, ठीक है। वो कोई ना कोई ऑप्शन में रहेगा। सबसे पहले ये कंपाउंड है क्या? ये कंपाउंड अगर ध्यान से देखोगे ना, ये प्रिडिक्ट करना ही थोड़ा मुश्किल रहता है। ये कंपाउंड एमाइड है। अगर हम यहां से देखें तो C डबल बॉन्ड N है, तो दिस इज एमाइड, राइट। तो एमाइड का नेमिंग हम जानते हैं। पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है। एक इथाइल जुड़ा हुआ है और एक मिथाइल जुड़ा हुआ है। नाउ IUPAC के लिए E कम्स बिफोर N, तो N के साथ जुड़ा हुआ है N इथाइल N मिथाइल, ये पार्ट हमारा काम हो गया। N इथाइल N मिथाइल हो गया। और ये जो कार्बन है, एक कार्बन है तो क्या होगा, मिथेन एमाइड। वन कार्बन इज देयर सो इट कम्स टू बी मिथेन एमाइड। और वो भी होता है फॉर्मामाइड, राइट। बट मोर करेक्टली N इथाइल N मिथाइल मिथेनामाइड। IUPAC अगर बोल रहा है तो आपको मिथेनामाइड ही यूज करना चाहिए। मिथेनामाइड यूज करना है। अगर ऑप्शंस में नहीं है देन यू कैन गो विद द फॉर्म। अगर ऑप्शन में दिया हुआ है फॉर्मामाइड, यस देन फॉर्मल्डिहाइड से हमने अमोनिया रिएक्ट करके बनाया बोल के इसका नाम है फॉर्मामाइड, ठीक है। सही है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी। हाँ। लेकिन बस कंफ्यूजन जनरली यहाँ होता है, बच्चे एन लगाना भूल जाते हैं। बट 4 ऑप्शन देख के आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो आंसर इज नीचे दे रखा। सर ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे टाइम के एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं तो इन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन हाँ ये बात भी है कि जितने आसान क्वेश्चन थे कॉम्पिटिशन उतना टफ हो जाता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर प्रॉब्लम ये, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन आसान है, इंपॉर्टेंट ये एक्यूरेसी क्या है आपकी। बिकॉज क्वेश्चन आसान है तो सब करेंगे, तो जो एक्यूरेसी के साथ करेंगे वही आगे जाएंगे। तो प्लीज बच्चों एक्यूरेसी का पूरा ध्यान रखें और हड़बड़ी ना करें। यस, फटाफट कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया कि ये ऑप्शन होना चाहिए। पहले अच्छे से पढ़ो, कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई एक ट्रिक लगा हुआ है, अगर वो पकड़ लिया तो तुम्हारा आंसर सही हो। हाउ मेनी कैन बी यूज्ड एज फोटो इलेक्ट्रोड? देखो फोटो इलेक्ट्रोड के लिए हम जानते हैं अल्काली मेटल्स आर द बेस्ट, ठीक है। हमने जब फोटो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाए थे इन एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहां पे हमने बोले थे सीजियम, राइट, सीजियम इज द बेस्ट। लेकिन क्या क्या यूज कर सकते हैं जिसका आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ा कम है, कम होता है, राइट। आयनाइजेशन एनर्जी कम होने से मतलब इलेक्ट्रॉन को आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो इसमें लिथियम तो कदा ही नहीं होगा, नहीं, ठीक है, लिथियम कदा ही नहीं होगा। अगर मेरे पास क्वेश्चन आया है ये, अगर इस क्वेश्चन में पूछते हैं कि मैक्सिमम कौन दिखाएगा तो एक ही आंसर होगा, दैट इज CS, ठीक है, राइट, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगा। लेकिन अगर हम इसको मान लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रोड की तरफ यूज कर सकते हैं, लिथियम जो कि बाकी 3 होगा, तो द आंसर शुड बी 3, सोडियम, रुबिडियम एंड सीरियम। आंसर वुड बी 3। An element having Z equals to 29 calculate the मैग्नेटिक मोमेंट इन एक्वस मीडियम। ये ना बच्चे फटाफट वहां पे चला जाएगा, ये लास्ट वाला पॉइंट दिखेगा नहीं, यहाँ पे ट्रिक है, ये यहाँ पे ट्रिक है इन एक्वस मीडियम। तो Z इक्वल टू 29 मतलब क्या है, कॉपर है, तो वो Cu2 प्लस के फॉर्म में रहेगा, राइट, Cu2 प्लस के फॉर्म में रहेगा इन एक्वस मीडियम। एंड दैट Cu2 प्लस के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वहां पे तुम करके देखोगे एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना सर। तो बाकी
लिख दो सर। बहुत सिंपल है, यहाँ पे कॉपर का 2+ हो गया तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 4s 0 हो जाएगा, 3d 9 होगा, और 3d 9 होगा तो मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे दैट इज n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, जो अपन यूज करते हैं फॉर्मूला में, बोर्ड्स मैग्नेट्रॉन यूज करते हैं ना वहाँ पे, तो n इंटू n प्लस 2 होता है। आप लिखो, मैं तो बच्चे को दिखा। ठीक, हाँ, तो 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो सर बता रहा है कि n इक्वल टू 1। सो ये n इक्वल टू 1 आप इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, आपका आंसर। सो मैग्नेटिक मोमेंट जानते ही हो, द फॉर्मूला सर इज रिटन ओवर हियर, रूट ओवर n इक्वल 1 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज √3 और √3 इज 1.7। तो बच्चों यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है ना कि ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग जनरल शॉर्टकट भी यूज करते हैं। क्वेश्चन तो बहुत आसान था, एक्वस मीडियम बस ट्रिकी पार्ट था इसका। अदरवाइज अगर एक अनपेयर्ड हो तो 1 पॉइंट समथिंग, 2 अनपेयर्ड हो तो 2 पॉइंट समथिंग, 3 अनपेयर्ड हो तो 3 सर मेरे को पॉइंट, लगता है ना इस क्वेश्चन में अगर आप एक्वस मीडियम ना भी करो फिर भी आंसर सही आता है, तो भी आंसर सही आ जाए, तो गलत होने का कोई मतलब ही नहीं है। कॉपर क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ, और S1 है, राइट। अगर हम कॉपर 29 भी मान ले, Yes. जेड इक्वल टू 29 भी मान ले, तुम एक्वस मीडियम वाला छोड़ दो, फिर भी तुम्हारे पास होगा 4s1 बिल्कुल 3d10, है ना, तो वहां तो आंसर वुड बी √3 दैट इज 1.73। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सॉलिड स्टेट्स के ऊपर आया था। यूनिट सेल ऑफ कॉपर लैटिस ऑफ इज लेंथ 35.96 एंगस्ट्रॉम ऑफ फेस सेंटर्ड लैटिस। ना यहाँ पर FCC है बच्चों। FCC के अंदर आपको पता होगा कि टोटल जो Z की वैल्यू होती है, जो टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होता है दैट इज इक्वल टू 4। कैसे? तो 3 होता है पार्ट फेस सेंटर वाला और 1 होता है कॉर्नर वाला, जो आपको बहुत बार बताया क्लास के अंदर हमने। ये 3 + 1 4 हो गया, जेड की वैल्यू 4 आइडेंटिफाई अगर हो गई तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला? तो जेड इनटू आपके पास जेड क्या है यहाँ पर, तो यही है जो जेड यहाँ पे लिया है 4 लिया है, इनटू इसका मोलर मास। कौन है ये? कॉपर है, राइट। तो कॉपर कितना होता है सर? 63.55 डिवाइडेड बाय आपका एवोगाड्रो नंबर दैट इज Na, बिकॉज एक एटम का मास लेना, यहाँ पे एक मोल का मास अगर ग्राम में ले रहे हैं तो Right. और ऊपर से क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर A क्यूब। अब A क्यूब क्या है? तो A तुम्हारा ये एज लेंथ है, जो यूनिट सेल का एज लेंथ होता है, तो ये है 35.96। लेकिन अपन यहाँ पे डायरेक्टली अगर यूज कर देना इसको 35.96 डायरेक्टली, इसमें यहाँ पे A क्यूब रखता हूँ अभी, उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 रख दिया यहाँ पर, 63.5 रख दिया, डिवाइड बाय 6.023 इंटू 10 की पावर 23, राइट। और इनटू अगर मैं A क्यूब करूं तो A क्यूब करते समय हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, 35.96 इंटू 10 की पावर -10 रखना है। क्यों? क्योंकि ना यूनिट का बड़ा ध्यान रखना है, क्या रखा है? केजी पर मीटर क्यूब। हाँ। तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद इसका होल क्यूब करना पड़ेगा। अगेन ये 63.5 इन ग्राम है, तो आपको इसको भी केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तब जाके आपका आंसर आएगा, जो करेक्ट आंसर होगा। और आपका करेक्ट आंसर होगा इसको लिख ही दो, समवेयर अराउंड, हाँ, सॉल्व करने के बाद 9। ये अप्रॉक्स आंसर है, 9 पॉइंट समथिंग आता है, तो आंसर वुड बी 9। रिमेंबर दिस 63.5 हैज टू कन्वर्ट इट इनटू केजी, मतलब 1000 से और डिवाइड मारेंगे इसको, तभी जाके तब आपका जाके आंसर ये आएगा। ठीक है। ठीक है, तो ये इट वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट दी हाँ, the unit Unit. किसमें 4 है। Exactly. For a reaction value of rate constant becomes 5 times when temperature is increased from 27 degrees Celsius to 80 degrees. When that is, सर ये ना एकदम फॉर्मूला में बिठाने से ही क्वेश्चन, बस। और सुबह वाले सीजन में सही क्वेश्चन आया था, ये भी यही ऑलमोस्ट question था। सिमिलर क्वेश्चन ही था। तो तो मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है इस बार, ये Arrhenius इम्पोर्टेंट equation। है। अरेनियस इक्वेशन से जब हम एक्टिवेशन एनर्जी निकालने जाते हैं, तुम लोगों को पता है कि 2 चीज यूज करते हैं। एक होता है स्लोप मेथड, वो सुबह वाला दे दिया, ठीक है, और एक होता है टेम्परेचर डिफरेंस मेथड। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस मेथड है, तो उसके जो फॉर्मूला है देखो तुम लोगों को याद है, ln k2 by k1 is equal to EA by R 1 by T1 minus 1 by T2, बस दैट्स इट, और कुछ चाहिए ही नहीं बस। और बच्चों यहाँ पर T1 के करस्पॉन्डिंग जो K1 है और T2 करस्पॉन्डिंग K2 है, ठीक है, भी कंफ्यूज। तो K2 का क्या था? रिएक्शन रेट बिकम्स 5, तो ये हो जाएगा ln5 हो जाएगा, बिल्कुल। ln5 is equal to EA by R R ले लेते हैं 8.314 8.314 जूल 1 by T1 T1 is 300 sir, T1 is 27 is 300 minus 1 by 325. 325, yes। बस सॉल्व इट, यू विल बी गेटिंग, और कुछ नहीं। ln5 का वैल्यू पुट करो एंड ये कैलकुलेट कर लो, 325 यू विल बी गेटिंग एक्टिवेशन एनर्जी फ्रॉम, राइट, बिल्कुल।
सर इसका आंसर कितना आ रहा है हम लोग जो एग्जैक्ट आंसर जो आया है वो है 52.07 के आसपास, तो Yeah, आई टेल तो आंसर इज 52 52 किलो जूल। अगर ये इंटीजर में है तो इट विल बी 50 किलो जूल। देखिए ऑप्शंस में भी है, बिकॉज आई डू नॉट नो, ये एक्चुअली आया नहीं था हमारे पास कि वेदर इट इज गिवन इन ऑप्शंस और वेदर इट इज गिवन इन इंटीजर। एग्जैक्टली। और बट लेकिन मुझे लगता है क्वेश्चन में कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है इस बार। राइट। आई मीन कैलकुलेशन इज बिट लेंदी, बट बच्चों एक क्वेश्चन अगर सही होता है तो 4 नंबर मिलेंगे आपको, इस कारण से प्लीज कोशिश करें कि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक। सर मुझे लगता है कि ना ये तो सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। एग्जैक्टली। हमारे पास फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी आ गया, बच्चे ने ये नहीं याद कर पाया, क्योंकि क्वेश्चन में जरूर होगा फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी इन किलोजूल और इन कैलोरीज। हाँ, अगर कैलोरी होगा तो आर का तो वैल्यू फिर 2 लेना आपके था, लिए कुछ रहना है। बिल्कुल। हमने यहाँ पे किलोजूल में निकाल दिया, ठीक है, बट इफ इट इज इन कैलोरीज पूछा है तो वो 2 लेना है। इसलिए हमने यहाँ पे किलोजूल मेंशन कर रखा हाँ, है, कैलोरी भी आंसर में हो सकता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ मॉल्टोज। स्ट्रक्चर ऑफ मॉल्टोज हमने लिख के लाया है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर बार बार बनाएंगे, तो यहाँ पे हमने दिखा दिया इट इज 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। ये जो लिंकेज है दैट इज अल्फा डी ग्लूकोज है, तो ये भी ग्लूकोज एंड दिस इज ऑल्सो ग्लूकोज, ग्लाइकोसाइड अल्फा डी, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज। So this is the glycosidic linkage which occurs over here and this is the structure of maltose. ये तो तुम्हें जब कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड पढ़ाया जाता है, जब कार्बोहाइड्रेट में आता है तो 2-4 एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसी से एग्जैक्टली एज इट इज पूछ लिया गया। लेकिन वहां पे बेटा 4 ऑप्शन था, तो कंफ्यूजन हो सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर किसी का गलत हो गया है तो कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान देके जाओ। और हमने क्लास में तो एक एक लिंक को बना के समझाया है, मतलब याद करने का तरीका तक बताया है। सुबह वाले में आया ना, हाँ 1 और 4 लिंकेज, यहाँ पे भी वही सेम चीज है, 1 और 4 लिंकेज, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था ये आपका क्वेश्चन। Which compound is added for detection of halogen before adding HNO3? याद कर पा रहे हो बच्चे ये कौन सा क्वेश्चन है? ये है लेसाइन्स टेस्ट, जहां पे सोडियम फ्यूजन टेस्ट किए थे हमने। इट इज लेसाइन्स टेस्ट, और डिटेक्शन ऑफ हेलोजन करने के पहले हम थोड़ा नाइट्रिक एसिड देके इसको बॉयल कर लेते हैं, फिर कूल करके HNO3 डालते हैं, ठीक है। तो HNO3 इज एडेड, बार बार किताब में लिखा हुआ रहता है कि बिफोर गोइंग टू दिस टेस्ट, और क्लास में भी इस बार तो कोरोना के चक्कर में प्रैक्टिकल वगैरह हुआ नहीं, लेकिन जब प्रैक्टिकल होता है तब हम लोग बार बार उसको कहते हैं कि प्रैक्टिकल के टाइम देखना, तुम्हें अपना टीचर बता देगा कि HNO3 डालना पड़ता है, ठीक है। सो HNO3 इज तो फैक्चुअल क्वेश्चन था बच्चों। ये क्वेश्चन टफ बना देते हैं कभी कभी आपके एग्जाम को, बट बच्चों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, ऐसे बाहर से कहीं से नहीं आए हैं। ये सब लाइन एनसीईआरटी में मिल जाएगी, तो आप आराम से उसको एक बार पढ़ो तो आपको सब कुछ आंसर एज इट इज मिलेगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज पेपर। जो हमें मिला जितने क्वेश्चंस, ऑब्वियसली इससे ज्यादा क्वेश्चंस थे हमारे पास, आई मीन जेई मेंस में होगा, लेकिन हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस मिले थे बच्चों। तो आई होप कि आपको इतने सोल्यूशंस बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। और ए बिग अनाउंसमेंट बाय जेनेडू अभी क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहा है फॉर नीट एग्जाम प्रिपरेशन। जस्ट बिकॉज आपको पता होगा कि नीट जो है वो स्टार्ट होने वाला है, आई मीन आने वाला है कुछ महीने के बाद। अभी क्रैश कोर्स जनरली इंडिया में चल रहा है, बच्चे मोस्टली क्रैश कोर्स अटेंड कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से भी एक प्रयास है कि इंडिया की बेस्ट टीम को आपके क्रैश कोर्स के लिए लाया है हमने। आपको कुछ नेम्स यहाँ पे लिखे हैं जो ऑल इंडिया में बहुत ही फेम है इनका, और ये बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं आपको, और जनरली बच्चों को पता भी होता है इन सारे टीचर्स के बारे में। तो ये सारे टीचर्स जेनेडू लॉन्च कर रहा है आपके लिए, और आपको ये क्रैश कोर्स में विद इन दिस 2 to 3 मंथ जो भी आपके पास टाइम है, एक ओवरऑल प्रिपरेशन देगा, और जिससे कि आप नीट में कुछ भी स्कोर कर सकते हैं। बेसिकली सर देखो, जब हम लोग ऐसे कहते हैं ना, हर एक जगह से ही ऐसे होता है कि हमारे पास बेस्ट टीचर है, राइट? एग्जैक्टली। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि तुम ऐसे ब्लाइंडली बिलीव करो, इसलिए फ्री लाइव क्लासेस रखा हुआ है 25 फरवरी से। बिल्कुल अटेंड करो, तुम्हें पता चलेगा कि डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। हम ऐसे नहीं कह रहे कि ये अच्छा टीचर है, तुम ऐसे ब्लाइंडली समझ जाओ, बट जस्ट अटेंड द फ्री लाइव क्लासेस। इसलिए फ्री क्लास रखा हुआ, तुम आ दो, बैठो, आराम से सुनो टीचर कैसे करके पढ़ा रहा है। यू विल कम टू नो कि हाँ ये सही है या नहीं, है ना। और मुझे लगता है सर बेस्ट है, वही तो मैंने बोला कि पहले बैठ जाए, उनके पता चल जाएगा exactly. क्या तब है। कहीं और जाएंगे ही नहीं। एक बार जेनेडू को केक खा ले तो कहीं नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे आप लोग। और जेई मेन के जो अगले शिफ्ट्स आने वाले हैं, अगले डेट्स आने वाले हैं, उसमें भी ये क्रैश कोर्स आपका हेल्प कर सकता है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। तो जो बच्चे जेई मेन लिखने वाले हैं वो भी चाहें तो इस क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, कोई फी नहीं है इसका, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ऑब्वियसली कोई भी आके आराम से क्लास अटेंड कर सकता है जेनेडू लाइव के चैनल पे।
तो प्लीज जाएं और अभी जाके जेनेटिव लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को बहुत सारा लाइक दें, हमें बहुत सारा प्यार दें, ताकि हम लोग और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए बना सकें, अच्छे से अच्छे सेशंस को लेके आए लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड, ताकि आप उससे ज्यादा बेनिफिटेड हो पाए। ओके ओके बच्चों, तो बच्चे आई होप आप लोग का एग्जाम सही हुआ है। जो जो आंसर्स हमने दिए हैं उसके साथ मैच करा के देख सकते हो कितना नंबर बन रहा है, ठीक है। और डोंट गेट डिसहार्टेन, अगर थोड़ा बहुत गलती हुआ है और तुम्हें लगता है कि नंबर कम है, तो अभी भी तुम्हारे पास ऑप्शन है, बिल्कुल है ना। अभी भी 3 एग्जाम बाकी है, बिल्कुल। तो इसलिए आप इसमें जाएं और एकदम कमर कस कर के और देख स्टार्ट लो, करें तैयारी। यहाँ से देख लो, फर्स्ट एग्जाम देख के पता चल जाएगा कि कहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है बिल्कुल, है ना, कहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है, कौन कौन सा छोटा छोटा क्वेश्चन उठा के पूछ रहा है, उस जगह को थोड़ी रिवाइज करना स्टार्ट। और अनदर 2 डेज में पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, अनदर 3 मंथ्स 2 मंथ्स में तो पॉसिबल है ही है। हो ही सकता, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों फिर मिलते हैं कल अगले चलो। शिफ्ट के पेपर के साथ। Sure. तब तक के लिए चलो, गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर। टेक केयर।